मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जीजी पे स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं सिंपल सर्किट या सरल परिपथ। तो विद्युत धारा चैप्टर हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके थे। हालांकि उसमें प्रॉब्लम हमको और कुछ आप लोग को करवाना है, एनसीईआरटी वगैरह से बुक का प्रॉब्लम भी करवाना है। तो 2 लेक्चर में हम प्रॉब्लम करवाए भी थे। आगे जैसे ही हमको मौका लगेगा तो और भी प्रॉब्लम हम उसमें करवाएंगे। लेकिन चूंकि समय कम है, हम लोग का एग्ज़ाम काफ़ी करीब होते जा रहा है, तो हम लोग अगला टॉपिक आज से शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम देखिए, लिख दी है आप लोग को, चैप्टर 6 सरल परिपथ या फिर सिंपल सर्किट। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस टॉपिक के विषय में, इस चैप्टर के विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि साइंस विषय जो है वह बिल्कुल माला की तरह हमें पिरोना पड़ता है। यानी हर एक कड़ी जैसे चैन है या माला है, एक एक मोती उससे जुड़ते जाता है और आपका माला तैयार होते चला जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम पीछे वाले को भूलते जाए या पीछे वाले का महत्व कम होते जाता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप लोग देखते होंगे किसान के विषय में जानते हैं कि किसान गेहूँ उपजाता है, किसान मवेशी पालता है, दूध पैदा करता है, किसान आपका अलग अलग तरीके का साग सब्जी दाल सब तैयार करता है। लेकिन फिर भी आप सुनते हैं कि किसान गरीब है, और वही कंपनी किसान का सामान, किसान का गेहूँ, किसान का आलू, किसान का दूध खरीद के और उसको क्या करती है, प्रोसेस करती है। प्रोसेस करके पनीर बना रही है, चीज़ बना रही है। आलू आपका 10 रुपये किलो किसान से अगर ख़रीदा और वही आलू चिप्स बना के कितना महंगा आपको मिल रहा है। तो यह चीज़ रियल लाइफ में भी घटित होता है। यानी कि चीज़ों को जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे कोई टॉपिक आपने पढ़ा, शुरू में आप इलेक्ट्रोस्टैट में काफ़ी टॉपिक पढ़े, विद्युत आवेश क्षेत्र, गॉस लॉ के विषय में पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में पढ़े, कैपेसिटर पढ़े, करंट पढ़े, ठीक है। तो सारा चीज़ आप एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं और हमको उसको पहला काम तो है कि माला की तरह पिरोते जाना है। तो यह जो चैप्टर हम आपके लिए कहे हैं कि यह सरल परिपथ जो है यह धागा के समान है। इसका इम्पोर्टेंस आप इसी से समझ लीजिए कि अगर धागा रहेगा तभी ना आप उसमें मोती डालिएगा। तो बिल्कुल यह माला का धागा है, और इससे आप समझ सकते हैं यानी कि पीछे का जितना कंसेप्ट पढ़े उसका भी यह यूज लेगा, और आगे का कंसेप्ट पढ़िएगा, LR सर्किट, CR सर्किट, सब इसी आधार पे आपको समझना होगा। यानी कि बिल्कुल यह एक पड़ाव है, यह एक बेस का काम करेगा, और इसको अच्छे तरह से समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे भी आप लोग का, जैसे आपको कहे कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, जस्ट अभी एग्जांपल दिए कि दूध है, दूध बेच के किसान गरीब है, लेकिन उसी से पनीर बनाने वाला, चीज़ बनाने वाला, चिप्स बनाने वाला अमीर होते जा रहा है। यानी कि आपने जो सीखा उसको अप्लाई करना है। यह बात ध्यान दीजिए कि जो भी चीज़, जो भी कंसेप्ट आपने सीखा है उसको क्या करना है, अप्लाई करना है, एप्लीकेशन खोजना है, तभी उसका वैल्यू बढ़ता है। यह चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यह चैप्टर जो आपका है सरल परिपथ, सिंपल सर्किट, यह आपको एक फाउंडेशन दे रहा है, यह एक आधार देगा जिसमें कि सारा कंसेप्ट आपका, चाहे कैपेसिटर पढ़े तो, करंट पढ़े तो, या आगे आप इंडक्टर पढ़िएगा, इंडक्टेंस पढ़िएगा, सब इसमें आके जुड़ते चल जाएगा। सभी के लिए यह एक बॉन्डिंग मटेरियल की तरह काम करेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहला काम हम आप लोग को कर रहे हैं कि जितना एक
बेसिक, जैसे एक सरल परिपथ है तो सरल परिपथ का बेसिक कंपोनेंट क्या रहेगा, तो एक उसमें बैटरी यानी कि ईएमएफ का स्रोत रहेगा, कोई रेसिस्टेंस उसमें दे देगा, एक सिंपल सर्किट बन गया। तो बेसिक दो चीज़ के विषय में हम लोग जानेंगे। और जैसे ईएमएफ का स्रोत जो कि बैटरी कहते हैं, तो शुरुआत हम लोग बैटरी से ही करेंगे। थोड़ा सा सेल के विषय में जानेंगे, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है या आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कोई सेल है वह ओपन सर्किट में है तो उसका क्या मतलब है, या जब बंद परिपथ में कोई सेल है उसका क्या मतलब होता है। तो बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला कंपोनेंट आपका सर्किट का क्या हो गया, सेल हो गया, जो कि ईएमएफ का स्रोत है, विद्युत वाहक बल का स्रोत है, जो कि परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित रखने के लिए प्रयुक्त होता है। तो डिफिनीशन केवल हम आपको नोट करने के लिए सिंपल दो लिख रहे हैं, जल्दी से इसको आप लिख लीजिएगा और असली चर्चा हम इसके बाद शुरू करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए होगा। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख दिए हैं सिंपली आपका विषय से। तो चैप्टर 6 सरल परिपथ या सिंपल सर्किट, जिसमें सबसे पहले हमने लिखा है विद्युत सेल या फिर इलेक्ट्रिक सेल। तो विद्युत सेल क्या है, तो विद्युत सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर दो चालकों के बीच विभवांतर को स्थिर बनाए रखती है। अतः इसके द्वारा किसी परिपथ में निरंतर विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। दूसरा चीज़, जैसे ही सेल आएगा तो सेल का विद्युत वाहक बल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको कि ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो एकांक आवेश को संपूर्ण परिपथ में एक बार प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा अथवा किए गए कार्य W को सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। नोट कर लीजिए, केवल चर्चा आगे करते हैं। यदि किसी सेल द्वारा किसी परिपथ में Q आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो तो EMF की परिभाषा से E बराबर क्या हो गया, तो Q आवेश को प्रवाहित करने में W कार्य हुआ, इकाई आवेश में क्या हो गया, W बटा Q, और इसको SI पट्टी में EMF का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, केवल चर्चा हम इसके बाद आप लोग का शुरू करते हैं कि एक्चुअल में बैटरी क्या है, सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैटरी के विषय में चर्चा कर लेते हैं कि सेल क्या है। परिचित तो आप सब लोग होंगे, इन्वर्टर में देखते होंगे बैटरी, मोटरसाइकिल में, गाड़ी कार वगैरह में भी सेल का यूज होता है। तो एक सिंपल सेल के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है, तो इस तरह से मान लो कोई बॉक्स है और उसमें दो डिफरेंट मेटल का प्लेट, एक को आप कह लीजिए प्लेट ए, दूसरे को कह लीजिए प्लेट बी, इस तरह से रखा है। और इसमें क्या रहता है, तो कुछ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आपका भरा रहता है। सब लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे सेल का समूहन भी पढ़ना है और सेल का ईएमएफ खास के समझना और ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में अंतर समझना, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक बेसिक सेल का अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या हो रहा है, तो दो
टर्मिनल है, एक को कह रहा है टर्मिनल ए, दूसरे को कह रहे हैं टर्मिनल बी। और क्या है, तो दो डिफरेंट मेटल का प्लेट कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में इस तरह से डाल दिया। अब क्या होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, इस प्लेट के लिए अलग तरह का होगा, इसके लिए अलग तरह का होगा, और इसके अंदर धन आयन और ऋण आयन, आपका आयन रिलीज होता है। तो यहाँ पर बैटरी का जो ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल कहते हैं, एक्चुअल में क्या करता है कि एक सिरा को मान लीजिए कि आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या निगेटिव टर्मिनल है, तो इस पे धनावेश को या पॉजिटिव आयंस को जमा करता है और इस पे ऋणावेश आपका जमा होते रहता है। तो सेल जो है आपका लीजिए कि कोई आपका यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है, कोई आपका प्लस क्यू चार्ज है और इस पे सेल क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, कुछ बल लगा रहा है, मान लीजिए कि इस पे बल लग रहा है Fb। ध्यान से देखिए, यानी बैटरी द्वारा कोई प्लस क्यू चार्ज है, उस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, मान लिए हम Fb बल लग रहा है, जिसके कारण यह प्लस क्यू चार्ज का हो रहा है, तो प्लेट ए पे जमा हो रहा है। और ठीक इसी तरह से प्लेट बी पे आपका क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यह तो आपका किसके कारण हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के कारण वहाँ पे आयन पैदा हो रहे हैं, और बैटरी क्या कर रहा है, तो उस पे बल लगा रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू पे हम मान लिए Fb बल लग रहा है, और यह चार्ज क्या हो रहा है, तो इस प्लेट ए पे जमा हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज जमा होते जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आपका जमा होते जाएगा। तो कैपेसिटर में भी देखे होंगे आप लोग, इस तरह से दो प्लेट रहता था, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज रहता था, इधर निगेटिव चार्ज रहता था, तो क्या होता था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगता था। ध्यान से समझिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पैदा हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वह लगातार क्या कर रहा है, प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज को जमा करते जा रहा है, या आपका निगेटिव चार्ज जमा हो रहा है। तो दोनों के बीच अब क्या कर लगने लगेगा, जैसे जैसे दोनों पे आवेश जमा होते जाएगा क्या होगा, तो एक आपका Fb के अपोजिट डायरेक्शन में बल लगने लगेगा Fe, और यह Fe बल कहाँ से आया देखो, तो वह जो यह पॉजिटिव चार्ज है, इधर निगेटिव चार्ज है, क्या हो गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो जैसे जैसे इस पे आवेश का मात्रा बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और अगर सेल ओपन सर्किट में है, यानी कि इस टर्मिनल से अभी कोई परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि यह बैटरी का बल Fb और इस विद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल Fe दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख देते हैं इन स्टेडी स्टेट, यानी कि स्थिर अवस्था में क्या हो जाएगा, तो इन स्टेडी स्टेट Fb बराबर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में ही रहने देते हैं, Fb बराबर Fe हो जाएगा। ध्यान से समझ लो, फिर से समझा रहे हैं आप लोग को कि बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, दो डिफरेंट मेटल का आपका प्लेट है, एक को प्लेट ए कर दिए, एक को प्लेट बी कर दिए, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और बैटरी क्या कर रहा है, तो कोई प्लस क्यू आवेश है, उस पे ईएमएफ के कारण क्या कर रहा है, उसको
प्लेट ए पे जमा करते जा रहा है और इस पे आपका क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज जमा होते जा रहा है। तो यह जो बल Fb है इसको हम कह रहे हैं बैटरी के पदार्थ द्वारा या बैटरी मटेरियल द्वारा लगाया जाने वाला बल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे इधर आपका चार्ज जमा होगा, धन आवेश इधर ऋण आवेश जमा होगा, तो क्या होगा, दोनों के बीच एक विद्युत क्षेत्र E जो कि आप कैसे लेगा, तो इस बैटरी का जो बल है Fp उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेटअप हो जाएगा। तो मान लो लगातार इस पे चार्ज आते जा रहा है, आते जा रहा है, तो जैसे जैसे इधर आवेश का मात्रा बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E भी क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा यह इलेक्ट्रिक फील्ड E आवेश के ऊपर कितना बल लगाएगा, तो Fe बराबर आपको सबको पता है क्या होता है, Q इंटू E, केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र E का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, Fe का मान भी बढ़ेगा। तो एक बल जो कि बैटरी मटेरियल लगा रहा है आपका Fb, जो कि आवेश को क्या कर रहा है, खींच के आपका इस प्लेट पे जमा कर रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे ला रहा है। और चूंकि इधर आपका पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आपका पैदा हो गया, दोनों के बीच अब क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होने लगा। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया जो कि इस बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो धीरे धीरे स्टेडी स्टेट में आने पे क्या हो जाएगा, तो यह बैटरी का बल Fb और इस इलेक्ट्रिक फील्ड E के द्वारा लगने वाला बल Fe दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे ही यह दोनों बल बराबर होगा अब फर्दर चार्ज का ड्रैग होना या एक्यूमुलेट होना रुक जाएगा। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे कि बैटरी अब क्या है, स्टेडी स्टेट में। और खास के यह तब होगा जबकि बैटरी में क्या है कि कोई बाहर से अभी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है। अब सबको पता है कि Fb बराबर Fe बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, तो Q इंटू E। ध्यान से देखिएगा, तो यह किस समय हो रहा है, जबकि बैटरी आपका स्टेडी स्टेट में आ गया, इस पे चार्ज जमा जो होते होते इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि जितना बैटरी बल लगा रहा था आवेश के ऊपर Fb इस डायरेक्शन में, उतना ही बल आपका यह इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया Fe। और अब फर्दर चार्ज का एक्यूमुलेशन होना या चार्ज का जमा होना क्या हो गया, रुक गया। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब जैसे ही अगर इसको कोई परिपथ से जोड़ेंगे, मान लीजिए कि इसमें कोई रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़ दिए, क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू होगा तो क्या होगा कि इससे अब आपका चार्ज निकल के इधर जाना शुरू हो गया, यानी कि यह E क्या होगा, घटने लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा यानी कि यह Fe कमज़ोर होगा, वापस से बैटरी क्या करेगा, चार्ज को पंप करना शुरू कर देगा। तो इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यह बैटरी या बैटरी का विद्युत वाहक बल कैसे काम कर रहा है, एक पंप की तरह काम कर रहा है जो आवेश Q को आपका निगेटिव प्लेट B से पॉजिटिव प्लेट A तक लाने का काम कर रहा है। तो मान लो कि आवेश आपका प्लस Q आवेश को प्लेट B से A तक ले जाने में किया गया कार्य W मान लेते हैं। तो अगर कोई धनावेश है प्लस Q और इसको प्लेट B से कहाँ तक ले जा रहे हैं, प्लेट A तक ले जा रहे हैं, और इसमें किया गया कार्य अगर W है तो सबको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो बल आपके पास कितना है, तो इस डायरेक्शन में आपका बल कितना लग रहा है, Fb लग रहा है। और प्लेट के बीच का दूरी मान लीजिए कुछ दूरी है, d मान लेते हैं प्लेट का दूरी, कोई समस्या नहीं है। तो
अगर प्लेट के बीच का दूरी d मान लेते हैं और बल कितना लग रहा है Fp, तो वर्क डन W बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन। ध्यान से देख लो, तो W बराबर क्या हो गया, Fb इंटू डी, यानी कि आवेश Q को B से प्लेट A तक ले जाने में Fb किसके द्वारा किया गया बल, लगाया गया बल है, बैटरी मटेरियल के द्वारा लगाया गया बल है। तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल रिएक्शन या जो भी रीजन हो जिसके कारण से यह बल Fb आवेश Q पर लग रहा है, और इस आवेश Q को प्लेट B से प्लेट A तक ले जाने में किया गया कार्य W है। तो W बराबर क्या हो गया, तो Fb इंटू डी, डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है। अब देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। अब Fb बराबर Fe, मैग्नीट्यूड का केवल चर्चा कर रहे हैं और वह किसके बराबर है, तो अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र E द्वारा चार्ज Q पर लगाया जाने वाला बल क्या होता है, Q इंटू ई। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल, तो Q आवेश पे लगने वाला बल कितना हो गया, तो Q इंटू ई। तो अब इसी को हम लोग कह सकते हैं कि W बराबर Fb के जगह पे क्या लिख दिए, Q ई इंटू डी, यानी कि यहाँ से Fb के जगह पे क्या रख दिए हम लोग, तो Fb के जगह पे क्या रख दिए, Q ई इंटू डी। ध्यान से देखिए, अब आप लोग को अच्छा तरह से याद होगा, कैपेसिटर में भी बताए थे कि प्लेट के बीच का दूरी अगर d था, विद्युत क्षेत्र E था, तो दोनों के बीच विभवांतर क्या होता था, V बराबर ED। याद कर लीजिए, और इसी कारण से हम शुरू में ही आप लोग को माला का एग्जाम्पल दिए थे कि जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको क्या करना है, एक जगह हमको इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ED के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, V लिख सकते हैं। तो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू V, इधर लिख देते हैं, चूँकि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि विद्युत वाहक बल की परिभाषा जस्ट फर्स्ट स्क्रीन में क्या लिखा थे कि एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे सेल आपका ओपन सर्किट में है तब भी आपको क्या है, तो प्लस Q आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना है, W। और यह W किसके बराबर हो गया, तो W बराबर बल आपका था Fb और बीच का दूरी d था, तो कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन। और Fb के जगह पे क्या रख दिए, Qe रख दिए, तो W बराबर हो गया Q इंटू डी। हमको पता था कि V बराबर क्या होता है, E इंटू डी, तो इस CD के जगह पे आपने क्या रख दिया, Q इंटू V। यहाँ पे भी क्या है, तो दोनों के बीच का क्या है, विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस आप कह सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं, चूँकि Q आवेश को, या इसको प्लस Q आवेश को प्लेट B से प्लेट A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हम लोग निकाले, किया गया कार्य Q इंटू V। तो इसीलिए एकांक धन आवेश को प्लेट B से A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो QV बटा Q। Q से Q आपका कट गया, कितना कार्य हो गया, V कार्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एकांक धन आवेश को अगर आप प्लेट B से प्लेट A तक ले जा रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य कितना हो गया, V। और यही आपका क्या कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको कि कहते हैं XI। तो
काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोग के लिए, समझने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा होगा सब लोग को। तो इसको हम लोग थोड़ा और अच्छी तरह से देखते हैं। तो किसी सेल का ईएमएफ की जब भी चर्चा होगा, ध्यान दीजिएगा कि कोई सेल का विद्युत वाहक बल, जिसको कि क्या कहते हैं, ईएमएफ। यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यह कंफ्यूजिंग टर्म है कि हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, लेकिन वास्तव में यह बल नहीं है। लेकिन परंपरा चला आ रहा है शुरू से, आप उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो हम लोग भी उसके लिए सिंबल ईएमएफ का ही यूज करेंगे। लेकिन यह अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें बल नहीं है, वास्तव में यह क्या है, कार्य है। अच्छा से समझ लीजिए कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ, ई जो है ईएमएफ, इसी को लिए अभी से हम लोग सिंबल लेंगे, देख याद रखिएगा, हेक्साई। तो किसी सेल का विद्युत वाहक बल ईएमएफ, जिसके लिए क्या सिंबल लेंगे, हेक्साई। यह किसके बराबर होता है, तो अगर Q आवेश को प्लेट B से प्लेट A तक ले जाने में किया गया कार्य W है, तो एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W/Q। अच्छा से याद रखिएगा इस चीज़ को। तो सेल का ईएमएफ हेक्साई बराबर W के जगह पे आपने क्या निकाला है, FB/D। FB क्या है, तो सेल के मटेरियल द्वारा आवेश Q पर लगाया जाने वाला बल FB था, जिसके कारण यह आवेश Q इधर आपका जमा होते जा रहा था, इधर आपका निगेटिव आवेश जमा हो रहा था। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो गया, तो विद्युत क्षेत्र E प्लस से माइनस, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर पैदा होने लगा। और यह विद्युत क्षेत्र E क्या करेगा, तो इस आवेश Q पर अब अपोजिट डायरेक्शन में बल लगाएगा AP। तो स्टेडी स्टेट में जबकि आपका सेल से कोई परिपथ जुड़ा हुआ नहीं है या सेल आपका ओपन सर्किट में है, तो क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि FB और FE दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि जैसे जैसे आवेश जमा होगा E आपका स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, यानी कि FB भी बढ़ते जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा जब दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो दोनों जिस जन बराबर हो जाएगा, FB बराबर FE बराबर क्या हो गया, तो Q/E। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या आपका स्टेडी स्टेट के लिए है, यह ध्यान रखिएगा, यानी सेल आपका ओपन सर्किट में हो। तो जैसे ही आपका दोनों बराबर हो गया, आपको बल पता है Q/E है, तो प्लस Q आवेश को B से A तक ले जाने में अगर कार्य निकालेगा, W बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन। बल के जगह पे आपने रखा है FB और बीच का दूरी D मान लिए, तो बल गुना विस्थापन क्या हो गया, FB/D हो गया। और यहाँ से आप जानते हैं कि W बराबर क्या हो गया, तो FB या FE का वैल्यू किसके बराबर है, स्टेडी स्टेट में Q/E के बराबर है। तो FB के जगह पे QE आप रख दिए इंटू D। अगेन आपको पता है E/D बराबर क्या होता है, V होता है। तो वर्क डन आपका क्या निकल गया, Q/V निकल गया। तो अगर प्लस Q आवेश को B से A तक ले जाने में किया गया कार्य Q/V था, तो इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो QV/Q से कट गया V। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि किसी सेल का ईएमएफ का परिभाषा याद कीजिए कि एकांक आवेश को परिपथ में एक बार प्रवाहित करने में किया गया कार्य, या इसी को हम कहेंगे कि एकांक आवेश को निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में किया गया कार्य। और वह किसके बराबर होगा, तो Q आवेश को ले जाने में अगर W कार्य होता है, तो इकाई आवेश को लाने में कितना कार्य हो गया, W/Q। क्लियर है। W के जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, FB/D और बटा क्या हो गया, Q हो गया। तो ईएमएफ ही बराबर आपको हो गया FB/D/Q। इसी को आप लोग जब स्टेडी स्टेट में था तो FB/D के जगह पे क्या निकाल लिए थे, तो
क्या निकाल लिए थे, Q इंटू भी। वर्क डन कितना निकला था हमको, Q इंटू भी। तो यहाँ पे अगर आप लोग लिखिएगा Q इंटू भी बटा Q, Q से Q कट गया और हेक्साई बराबर क्या मिल गया था, भी। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल हेक्साई जो है या इसके टर्मिनल वोल्टेज भी के बराबर होगा, लेकिन कब होगा, जबकि सेल आपका ओपन सर्किट में है। अब क्या होगा अगर सर्किट बंद हो, परिपथ अगर बंद हो, इसके विषय में भी चर्चा हम लोग करेंगे, क्योंकि वह और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहीं से हमको सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस का भी कंसेप्ट आएगा। तो यहाँ तक तो कोई हमारे ख्याल से समस्या नहीं हुआ होगा। सेल जब ओपन सर्किट में है तो सेल का विद्युत वाहक बल ई किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी के बराबर होगा। अगला केस भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, जबकि सेल आपका क्लोज सर्किट में है, किसी परिपथ से जुड़ा हुआ है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, इसका भी कंसेप्ट ले लेते हैं। लिखने के लिए बिल्कुल नहीं घबराना है आप लोग को, केवल कंसेप्ट को ध्यान से माइंड में बैठाइए कि सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ वास्तव में कोई बल नहीं है, या एक्चुअल में क्या है, तो एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक सेल के अंदर ले जाने में किया गया कार्य है। और विद्युत वाहक बल ई भी के बराबर होता है, लेकिन कब होगा, जबकि सेल आपका क्या है, ओपन सर्किट में है, खुला परिपथ में। तो यहाँ तक अच्छा से देखिए, इंटरनल रेसिस्टेंस का भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पिछला स्क्रीन में हम थोड़ा सा चर्चा कर लिए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सेल है, कोई सिंपल सेल ले रहे हैं, दो प्लेट है, प्लेट ए है, बी है, एक आपका धन प्लेट है, दूसरा ऋण प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, दूसरा निगेटिव प्लेट है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और बैटरी मटेरियल आपका कोई प्लस चार्ज क्यू है, उस पर बल लगा रहा है Fb, जिसके कारण आवेश क्या हो रहा है, लगातार प्लेट ए पे धन आवेश, प्लेट बी पे ऋण आवेश जमा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि इधर अगर धन आवेश और इधर ऋण आवेश होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेटअप हो जाएगा, जो कि जैसे जैसे आवेश का मात्रा बढ़ेगा ई भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, और स्थिर अवस्था में या इन स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, तो Fb बराबर Fe, दोनों बल बराबर हो जाएगा, और जैसे ही दोनों बराबर होगा चार्ज फर्दर इधर आपका जमा होना रुक जाएगा, इसको कि हम स्टेडी स्टेट कहेंगे सेल का। तो अगर सेल ओपन टर्मिनल में है, यानी कि सेल कोई बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है, उस केस में आपका क्या हो रहा है, तो आपका सेल का ईएमएफ परिभाषा आप जान ही रहे हैं कि एकांक धन आवेश को प्लेट बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य है। किसके द्वारा किया गया कार्य है, सेल के मटेरियल द्वारा या बैटरी के मटेरियल या यह बल Fb के द्वारा किया गया कार्य है। तो ईएमएफ ही बराबर, तो अगर Q आवेश को ले जाने में कार्य W है, तो एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बटा Q। W के जगह पे आप लोग लिख सकते हैं कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। बल आपका Fb है, Fb विस्थापन D है, गुने D बटा Q। अब दो केस हम लोग को देखना है। पहला, जबकि सेल ओपन सर्किट में है, तो जब सेल ओपन सर्किट में है मतलब क्या होगा, तो एक सीमा तक आवेश इधर जमा होगा, उसके बाद Fb किसके बराबर हो जाएगा, Fe के, दोनों बल आपका बराबर हो जाएगा, और फर्दर चार्ज का एक्यूमुलेशन होना बंद हो जाएगा। उस केस के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो EMF E बराबर क्या हो गया, तो बल आपका क्या है, किया गया कार्य W बटा Q है, जो कि किसके बराबर है, Fb इंटू D बटे Q के बराबर है। और Fb के जगह पे जैसे ही आप क्या रखिएगा, QE रखिएगा इंटू D बटा Q। आपको पता है E इंटू डी किसके बराबर होता है, V के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, QV बटा Q। Q से Q कट जाएगा और E क्या हो गया, V। तो क्या मिल गया हमको, EMF बराबर V। लेकिन यह कब निकलेगा, जब
सेल कोई बाह्य परिपथ से जुड़ा न हो। तो जब आपका सेल कोई बाह्य परिपथ से जुड़ा न हो तो सेल का ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, भी के बराबर हो जाएगा। एकदम क्लियर है आप लोग के लिए, कोई यहाँ पे समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सेल, इसको इम्पोर्टेंट मानिएगा, सेल का विद्युत वाहक बल या ईएमएफ वास्तव में कोई बल नहीं है। सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में कोई बल नहीं है, यद्यपि इसके नाम में बल आता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में कोई बल नहीं है, यद्यपि इसके नाम में बल आता है, यह ध्यान रखिएगा। और सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में क्या है, तो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में एकांक धनावेश पे को सेल के अंदर प्लेट बी से ए तक लाने में किया गया कार्य है। तो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में एकांक धन आवेश को सेल के अंदर ऋण प्लेट से धन प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है, यह वास्तव में क्या है, कार्य है। और यह ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को 4 ऑप्शन दे देगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल वास्तव में कार्य है, और यह विद्युत वाहक बल सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का भी चर्चा हम लोग करेंगे, या ओपन सर्किट में बिंदु ए और बी के बीच का भी अंतर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी के बराबर होगा। तो विद्युत वाहक बल ई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी के बराबर होगा जब सेल आपका ओपन सर्किट में है, यानी इससे कोई धारा सर्किट में प्रवाहित नहीं हो रहा। लेकिन क्या होगा जब अब इसको धारा प्रवाहित हो रहा है या इसको कोई बाह्य परिपथ में जोड़ा गया है, वहाँ पे हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कंसेप्ट आएगा, आइडियल सेल के विषय में भी जानेंगे। तो आज का क्लास हम केवल इंट्रोडक्शन के लिए रखे हैं, बहुत सारा चीज़ है, अलग अलग टर्म है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, इसको हम छोड़ के भी नहीं जा सकते हैं। तो एक तरह से हम आपको बार बार एक ही चीज़ को करके एक तरह से आपको फैमिलियर कर रहे हैं कि आपको अंदर से यह एहसास होने लगे कि यह बिल्कुल सुना हुआ है। जैसे कोई भी चीज़ आप पहले से सुने रहते हैं तो आपको लगता है कि हाँ हम जानते हैं। तो इस कारण से हम बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं, कोई हमको हड़बड़ी नहीं है। लेकिन
लेकिन यह कंसेप्ट आगे के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट कहते कि पूरा आपका डील करेगा कंसेप्ट को, फिजिक्स को, और देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक इसी तरह से ईएमएफ का ज्ञान होना, ईएमएफ और टर्मिनल विभवांतर में अंतर काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोग को पूछ भी चुका है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल से धारा ली जा रही है तब क्या होगा, सेल को जब चार्जिंग सर्किट में रखे हैं तब क्या होगा। तो काफ़ी डिटेल में हम लोग को पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो हमारा एक प्रयास है आज के वीडियो में कि आप लोग को थोड़ा सा इससे हम फैमिलियर करवा सके। ये सब पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जब सेल को किसी परिपथ में जोड़ रहे हैं तब क्या होगा, क्योंकि हमेशा माइंड में रखिएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों दो चीज़ है, दोनों एक चीज़ नहीं है, यह हमेशा ध्यान में आपको रखना है। दोनों क्या है, दो चीज़ है, और दोनों बराबर होता है स्पेशल कंडीशन में। किस कंडीशन में, जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही है या सेल से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, या सेल आपका क्या है, ओपन सर्किट में। तो अगर सेल आपका ओपन सर्किट में है तभी आपका सेल का विद्युत वाहक बल E और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों बराबर होगा। अन्यथा बाकी के केस में आपको क्या हो जाएगा, तो अगर डिस्चार्जिंग का केस है तो XI माइनस IR होगा, या V बराबर XI माइनस IR होगा, जहाँ कि R आपका क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध या इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो काफ़ी चर्चा करना है हमको इस पे आगे, लेकिन हम लोग इसका चर्चा करेंगे। अभी यहाँ तक आप लोग अच्छा से देख लीजिए और थोड़ा भी नहीं घबराइएगा, थोड़ा भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। जस्ट अभी हम लोग विषय में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा इधर उधर का भी चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग देखिए, हम थोड़ा समय देख लेते हैं। तो टाइम वीडियो थोड़ा लंबा होने जा रहा है, इसको आज का क्लास को आप केवल इंट्रोडक्शन के तौर पे ही लीजिएगा। और आप जानते हैं हम जब तक हम संतुष्ट नहीं होते खुद से तब तक हम आपको छोड़ते नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और भी चीज़ को हम क्लियर करने का कोशिश करेंगे। ये सारा चीज़ को भी बिल्कुल एक कॉन्साइज वे में आप लोग के सामने रखेंगे, और एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे आपको आंसर लिखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना इसका इम्पोर्टेंस है, तो ये सभी चर्चा होगा। आज ये आपका सिंपल सर्किट का खास के ईएमएफ का हम इंट्रोडक्शन रखे हैं। तो आज इतना ही रहने देते, धन्यवाद।